मैं अपनी बात चर्चा शिवाजी राय भाई साहब आपसे शुरू इसलिए कर रहा हूं कि पहली चीज यह है कि हम लोगों का जो धर्म है उसका जो बेसिक है वो टॉलरेंस है। मतलब वो इस देश की जो रवायत है, इस देश की जो स्ट्रेंथ है वो ये है। दूसरा यह है कि जो बात उन्होंने कही और उसके बाद वो उस पर कायम भी रहे, और बड़ा हो हल्ला मच रहा है कि वो माफी मांगे करें। रामचरितमानस एक ग्रंथ है, वो एक अलग बात है। तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, वो एक अलग बात है। और तीसरी बात यह है कि वो जो लिखा गया है वो क्या किसी को आहत कर रहा है। और मैं उसको जब पढ़ता हूं और अगर मैं दलित जात से आता हूं तो मुझे बिल्कुल आहत कर रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में कोई ये 10-20 साल का नहीं है, हजारों साल से जिस तरह से हम लोगों ने एक वर्ग विशेष को उनके साथ जो भी व्यवहार किया है, और वो व्यवहार मानवीय नहीं है, उस व्यवहार में अगर कोई किसी को ये लगता है कि नहीं भाई ये लाइन जो है वो उसको वो कर रही, तो उसमें मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सहज बात है और ये सहज रिएक्शन भी है। इसको लेके हो अल्लाह, बीजेपी का कहना कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको ये करना चाहिए। इस पे शिवाजी भाई साहब मैं आपसे, क्योंकि हम लोग, मैं कोई धार्मिक वो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं अपना धर्म समझता हूं। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं मैं, लेकिन कोई ये नहीं हूं कि धर्म की एक एक मर्म को और वेद का ज्ञाता और पुराण का ज्ञाता। पुराण पढ़ी है, वेद पढ़ी है, ये सब पढ़ा है, लेकिन मैं कोई उसका ज्ञाता नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं। तो एक आम हिंदू के नाते, एक आम भारतीय होने के नाते, शिवाजी भाई साहब आपको क्या लगता है कि जो टिप्पणी उन्होंने की वो इतनी अधार्मिक थी कि वो माफी मांगे करें? और अगर उससे उनको लगता है कि कोई एक वर्ग विशेष, जो खास करके जो दलित और वंचित समुदाय है, उसकी भावनाएं आहत हुई थी इन लाइन से, तो इसमें अनुचित और उचित क्या है? जरा शिवाजी भाई साहब आपसे जरा इसको सुने। जी भाई साहब प्रणाम। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में और किसी भी समाज में कोई भी किताब या कोई भी बात सर्वमान्य नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो किसी ने कोई बात लिखी है तो जिसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा कहेगा, उसको स्वीकार करेगा, और जिसको उसमें लगता है कि वो बात मेरे हित में नहीं है या उसको अच्छा नहीं लगता तो उसको स्वीकार करेगा और टिप्पणी भी करेगा। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने टिप्पणी जो किया, उन्होंने 3 बातें कही हैं उसमें। एक तो उन्होंने मनुस्मृति को कहा है कि मनुस्मृति ने हमारे लिए नुकसानदायक रही है और मुझे उसके माध्यम से गुलाम बनाया गया। एक बात उन्होंने बात। दूसरा उन्होंने ये भी बात कहा है कि जो गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट है उसका भी जिक्र किया है उन्होंने कि बंच ऑफ थॉट यह आरएसएस को पसंद है, आरएसएस को अच्छा लगता है, या आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है, लेकिन वह देश के अन्य समुदाय के लोगों को, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, या जो भी समाज के समाजवादी लोग हैं, जो भी समाज के बारे में बेहतरी सोचते हैं, उनके लिए बंच ऑफ थॉट अभिशाप है भारत के लिए, ये सीधे कहा जा सकता है। मनुस्मृति को उस बारे में, अब मनुस्मृति बहुत बार दलितों ने या पिछड़ों ने उसको जलाया है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं देश में, जलाया भी है और उसकी टिप्पणियां हमेशा करते रहे हैं लोग। मानस ग्रंथ जो है, बाद में रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने अपने दृष्टिकोण से चीजों को लिखा है, और वो जो 400-500 वर्ष पहले जो किताब लिखी गई है, तो इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि तुलसीदास को जिन समाज आज जो है जो जुबान काटने की बात कर रहा है समाज, वो समाज तुलसीदास को अयोध्या में क्यों पिटाई किया था, ये भी एक समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि अमृतलाल नागर ने किताब लिखी है मानस कहानी, तो उसको भी लोगों को पढ़ लेना चाहिए। तो तब यह बात समझ में आ जाए कि हमारे समाज में कितनी बुराइयां थी और अत्याचार किसके ऊपर होते थे, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर और पिछड़ों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर होते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सवर्ण जातियों में भी जो गरीब लोग थे उनके पास कौन से अधिकार थे, तो उनके ऊपर भी होते थे। समाज में भी बहुत बुराइयां हैं। अब एक बुराई ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके मंच से लोग जाने कि जो लोग अभी भी, महिलाएं जब खाना बनाती हैं तो पुरोहित वर्ग उसको, उनका छुआ हुआ भोजन नहीं करता है।
उनका वो अपने बनाकर खाएंगे, उनका छुआ हुआ चावल दाल नहीं खाते, कहते इनका बना कच्चा नहीं खाएंगे। तो महिलाओं का छुआ हुआ आज भी भोजन लोग नहीं करते हैं। आज भी जो है यही समाज, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो समर्थन में खड़ी हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां जो मंदिर है केरला में, वो कौन मंदिर है, मैं नाम अचानक भूल गया उसका, महिलाओं का प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और भारतीय जनता पार्टी कहती है किसी की हैसियत नहीं है कि उसमें एंट्री करवा देगा आज की तारीख में। तो महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया। राजनारायण जी ने, याद आ गया हमको, राजनारायण जी ने दलितों के साथ बनारस में विश्वनाथ मंदिर में दलितों ने प्रवेश किया। तो दलितों की स्थिति मंदिर नहीं जा सकते थे। ठीक बात है कि आज दलित मंदिर बनाना चाहता है, ये अलग विषय है, लेकिन वो जो है उनको उस पृष्ठभूमि से अलग रखा। लेकिन एक बात और मैं आगे जा कहना चाहता हूं, इस देश में जो गरीब रहे महिलाओं के लिए बुद्ध के काल में महिलाओं का बुद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था, दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था, और सिपाही मान सेना के सिपाही का भी संघ में वर्जित था। उनके मालिक उनको अनुमति देंगे तब वो जा सकते हैं, चाहे महिला हो या दास हो या वो सिपाही सैनिक हो। तो ये बात तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, जो सामंत है उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बुद्ध ने उस दौर में भी एक मुकाबला किया था और बहुत लड़ाई लड़ी थी। आज के तारीख में भी ये समाज है जिसमें महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं क्या राइट्स है? हिंदुस्तान में सीए आंदोलन चल रहा था और महिलाएं आंदोलन चला रही थी। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सीए आंदोलन और एनआरसी जो है, इस देश में महिलाएं कैसे साबित करेंगी कि वो इस देश की नागरिक हैं? अगर उस कानून को देखा जाए 71 के पहले, क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर में लड़कियां ससुराल चली जाती तो मायके से तो उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई पैतृक राइट्स उसको मिलता नहीं, संपत्ति नहीं मिलती, या संपत्ति के हिसाब से संपत्ति में कोई उनका नाम नहीं आता है, तो कैसे साबित कर पाएंगी? और महिलाएं इस बात को कहें कि यह जो हमारा धर्म ग्रंथ है, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो, मनुस्मृति हो, बंच ऑफ थॉट है या मानस है, तो अभी आप बताइए कि कुछ पहले कहाँ महिलाएं प्रवचन कर पाती थी, कहाँ महिलाएं उपदेश देती थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो देश का बहुसंख्यक समाज कि एक आदमी की टिप्पणी है, एक व्यक्ति की टिप्पणी, और प्रोफेसर है वो अगर जो, और मंत्री हैं, तो उनके टिप्पणी तक उनके रहने देना चाहिए। उनकी पीड़ा हो सकती है, वो कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, अभी राजनाथ सिंह का बयान में सवेरे पढ़ रहा था, अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी खुलेगी, अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी खुलेगी। यह भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सेकुलर संविधान है, और देश का शासक कहे कि हम रामायण यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और कल वो कहेंगे कुरान यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, तो बहस तो दूसरे तरफ जाएगी ना। या कोई कहेगा कि नहीं हमारे जो धर्मपद यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, फिर जैनी कहेंगे हमारी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। ये देश में अगर जो सरकार किसी धर्म के साथ खड़ी होती है या किसी समाज के साथ खड़ी होती है और बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत उससे होती हैं, इसका ध्यान सरकार नहीं देती है। इसलिए अगर जो टिप्पणी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि नहीं बड़ा विरोध, मैंने इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन हजारों वर्षों से, अब बताइए हमको, आदिवासी लोग जो इस देश में हैं, 10 करोड़ आदिवासी, 8% आबादी उनकी है, आदिवासी लोगों को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वनवासी आश्रम बनाती है। मैंने उनको वनवासी, सीधे अगर जो कहा जाए कि हमको आप जंगली कह दीजिए, वनवासी माने जंगली, और आप मुझे जंगली कह दीजिए तो क्या अच्छा लगेगा क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो आदिवासी लोगों को वनवासी कहती है। ये आश्रम खोला है उन्होंने, वो मानने को तैयार नहीं कि वो आदिवासी है या मनुष्य है। तो ये लोग जो है जहां पर लाभ दिखाई देगा ये वहां खड़े हो जाएंगे। गोलवरकर का बंच ऑफ थॉट किसको बर्दाश्त हो पाएगा इस देश में, ये समझने की जरूरत है। और ये लोग जो है, अभी कल परसों जो मोहन भागवत ने बयान दिया है, परसों जो मोहन भागवत का बयान है वो देश के खिलाफ है। वो कह रहे मैं तो अभी भारत के अंदर लड़ूंगा, हमारी बाहर कोई लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब आजादी की लड़ाई में भी वो अंदर लड़ रहे थे,
बाहरी देशों के साथ समर्थन में खड़े थे, लेकिन भारत के अंदर वो अंदर लड़ रहे थे। ये उनकी दिक्कत है कि भारत के लोग, उनके जो बंचा ठाट जो गोलवरकर की का जो किताब है उसको लोग स्वीकार कर लें। ये तय है कि देश में वेद कभी पूरा पूरा स्वीकार नहीं किया गया, कभी नहीं स्वीकार किया गया, और मनुस्मृति नहीं स्वीकार की गई, पुराण स्वीकार नहीं किया गया। हमारे देश में 6 दर्शन है, 6 जो खड़ दर्शन है, खड़ दर्शन में 4 दर्शन तो नास्तिकों के हैं। नास्तिकों ने क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? अगर जो आस्तिक इतने उदारवादी हैं देश में और ये धार्मिक लोग इतने उदारवादी हैं, तो वैशेषिक दर्शन का जो कणाद ऋषि का दर्शन है, जो वैशेषिक दर्शन है, जो परमाणु को सुप्रीम पावर मानते हैं, 112 ईस्वी में 112 ईस्वी में वैशेषिक दर्शन कहा गया, लिखा गया है, और उसको परमाणु को सुप्रीम पावर मानते हैं, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते इसको? ये वैशेषिक दर्शन को नहीं स्वीकार करते हैं, ये चार्वाक के सांख्य दर्शन को नहीं स्वीकार करते हैं। ये उसको स्वीकार करेंगे जो इनके अंदर उत्कृष्टता का बोध पैदा करता हो, इन श्रेष्ठता का बोध पैदा करता हो। हमारे यहाँ कल्चर रहा है, हमारे आर्य कल्चर रहा है, देव संस्कृति रही है, रक्त संस्कृति रही है, संसर्तक संस्कृति रही है, यादव संस्कृति रही है, और गंधर्व संस्कृति रही है, नाग संस्कृति। हमारे ग्रंथों में संस्कृतियों का जिक्र है। किसी भी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, किसी भी ग्रंथ में कोई धर्म नहीं कहा गया ये धार्मिक ग्रंथ है। ये किताबों नहीं कहा है, राइटर्स ने नहीं कहा, किसी ने, तुलसीदास ने खुद ही नहीं कहा है कि ये धार्मिक ग्रंथ है। तो धर्म के आधार पर लेना, भारत को फांसीवादी सिस्टम में, भारत को फांसीवादी सिस्टम में इसके लिए खतरनाक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ लेना चाहती है, लेकिन मैं आज कहूं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी कुछ संत लोगों को और कुछ आचार्य लोगों को उकसा करके, हमारे यहाँ आचार्य लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो मुंडे मतिर भी नहीं है, तमाम मत लोगों के हैं, और आचार्यों ने ही खंडन किया तमाम ग्रंथों का, वो उसको नहीं माने हैं, वो उसको मानते हैं। हमारे यहाँ जो है मानने और न मानने की परंपरा दोनों बराबर रही है, दोनों साथ चले हैं। इसलिए जिसको जिस पर भरोसा होगा उसको मानेगा, और जिस पर भरोसा नहीं होगा नहीं मानेगा। इसलिए ये कुछ लोगों को उकसाकर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हम जो है लाभ लेके चले जाएंगे। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर जो ऐसी कोशिश करेगी तो देश में बैकवर्ड और दलित और आदिवासी ध्रुवीकरण होगा और इनका नुकसान हो जाएगा। ये जहां थे पहले वहां चले जाएंगे, ये बात पक्का है। ये बौखलाए हुए हैं। मोहन भागवत जब बोलते हैं कि हमारे अंदर लड़ाई है, ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि एक यात्रा में उदाहरण दे दूं मैं आपको, ये राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई कि मोहन भागवत पहुंच गए, क्या नाम है कि वो कहते हैं उसको बने उनके जो मौलाना के पास, मस्जिद पहुंच गए, हाँ, और उनके स्कूलों में पहुंच गए, मदरसों में पहुंच गए, थोड़े देर पहुंच गए मदरसों में, ये दौड़ने लगे चारों तरफ। ये तो अच्छी बात, इनकी बेचैनी बड़ी हुई। शिवाजी भाई साहब, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो होनी चाहिए, लेकिन परसों क्या बोल रहे हैं? अच्छी बात पर कायम रहना चाहिए, लेकिन परसों कुछ और बोल रहे हैं और चौथा रोज कुछ और बोलेंगे। इसलिए अगर जो देश में रामायण यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो दूसरे लोग कहेंगे तो देश के लिए खतरा है। तो और देश की, आपको नेहरू को याद करिए, नेहरू जी को, नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू कहा कि आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने नहीं जाएंगे, आप उसका जो है ना उद्घाटन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं और समाज के सभी हिस्से को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस शीर्ष पर बैठ करके। इसलिए आप किसी धर्म विशेष के मंदिर पर जाकर के, कल मस्जिद का जाकर करें, ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, ये जनता का काम है कि जनता क्या करती है। जनता यहाँ धार्मिक रहेगी, अधार्मिक रहेगी। दुनिया में 15-16% लोग नास्तिक हो गए हैं, दुनिया में हो गए नास्तिक, उसको कोई रोक देगा क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार का काम और भारतीय जनता पार्टी काम नहीं है, ये जो है मोदी जी का काम नहीं है। लेकिन मोदी जी जो खेल समझ रहे हैं, ये खेल अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है समाज थोड़ा समझ गया है। पहले समय में कोई वेद नहीं पढ़ता था,
कोई संस्कृत में किताब भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब सब लोग पढ़ रहे हैं। जब सब लोग पढ़ रहे हैं तो सबकी टिप्पणियां आएंगी, और आने दीजिए टिप्पणियों को। एक खुली बहस होनी चाहिए देश में कि क्या देश उसी में उलझा रहेगा, उन्हीं किताबों में उलझा रहेगा, कि देश विज्ञान के साथ आगे जाएगा। ये समझने की जरूरत है। ठीक बात। और ये नहीं समझा जाएगा, हर उस जागरूक नागरिक को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है उस, अब देश जो है मनुस्मृति से चलेगा, अब देश फला से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और देश की सरकार को संविधान के साथ खड़ा होना होगा। देश की सरकार जो अगर जो बंच ऑफ थॉट के साथ खड़ी होगी, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग जो शिक्षा मंत्री है बिहार में, उनको आगे आके बोल देना पड़ेगा। या तो आप बंच ऑफ थॉट को अस्वीकार करिए, मनुस्मृति को अस्वीकार करिए, और आप धर्मनिरपेक्षता के साथ, सेकुलरिज्म के साथ और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ खड़ा होइए। ये देश को बचाना है, देश को बनाना है, देश को आगे ले जाना है। तो नहीं तो ये लोग जो है मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, ये आजादी के पहले नहीं कर रहे थे। 1937 में हिंदू महासभा ने जो अहमदाबाद में प्रस्ताव पास किया सावरकर ने, इसीलिए पास किया कि हम दो लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ये क्या है? ये देश को बांटने का नहीं है तो और क्या है? और उन्होंने जगह दी जिन्ना को। 1940 में उन्होंने वही प्रस्ताव पास किया जो सावरकर ने प्रस्ताव पास किया, और उसे अहमदाबाद में पास किया। ठीक है, विभाजन की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया, आधा सेकंड में, आधा मिनट बात कर दूं जी। आज के तारीख में उसी विभाजन की प्रक्रिया के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मोहन भागवत वही बात कह रहे हैं कि देश में हिंदू पीड़ित नहीं है। लोग सवाल तो कर रहे हैं आज की तारीख में, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, मंत्री अधिकतम सारे मंत्री हिंदू हैं, और सारे ज्यादा हिंदू संसद में है। अब किस बात का डर हिंदुओं को है? आज तो कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज डराया जा रहा है हिंदुओं को, आज सबको डराया जा रहा है। और डरा करके जब सत्ता डरती है तब डराती है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और मोहन भागवत, आरएसएस, पूरी हिंदू महासभा, ये जितनी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये डरी हुई हैं देश में। और जब डरी हुई हैं तो जनता को डरा रही हैं। अब बताइए, किसी का व्यक्ति पर आप जीभ काट लेंगे? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, और एक बार नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है तो उनको टिप्पणी करने का अधिकार, टिप्पणी करें। आप कौन होते हैं जीभ काटने वाले? तो जितनी किताबें लिख दी जाएंगी उतनी जीभ काट दी जाएंगी क्या? जितने लोग बोलेंगे। मैं आ रहा हूं, ये बात बिल्कुल बेमानी है। बहस हो जानी चाहिए इस पर कि वो धार्मिक ग्रंथ बहस हो कि महिलाओं के बारे में लिखा है, पुरुषों के हमसे हमारे देखने से अच्छा लगता होगा, उनके देखने से खराब लग रहा है। उनके वर्ग में उनके बारे में जो लिखा गया है। अगर जो शूद्र के बारे में चर्चा है तो भारतीय समाज आज के तारीख में संविधान से चल रहा है, तो शूद्र कैसे होगा? अब कैसे शूद्र रहेगा? क्योंकि संविधान जो है सबको बराबर नागरिक अधिकार देता है, और जब नागरिक अधिकार संविधान ने दे दिया तो अब उस वर्ण की बात नहीं हो सकती है कि अभी शूद्र भी रहेगा और बेती रहेगा और क्षत्रिय भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा। अब ये कैसे चलेगा? ठीक है, एक को अस्वीकार करना होगा। तो अब तय है कि एक रेखा खींच दी गई है कि संविधान के साथ, नागरिक अधिकारों के साथ जो खड़ा होने वाला होगा वो नागरिक अधिकारों के साथ खड़ा होगा, उसके खिलाफ जो खड़ा होगा वो नागरिक अधिकारों के खिलाफ खड़ा होगा। इसके बीच में लड़ाई होनी है इसी के साथ। ठीक जी, मैं एक चीज कह दूं, ये किसी भी सभ्य समाज में जो अगर ये लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम भाई, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये सब नारी हैं। और आप ये सोच भी सकते हैं एक किसी समाज में कि ये भाई उस समय लिखा गया होगा, उस समय इस तरह के हालात थे। मैं एक लाइन इसलिए उद्धृत कर दे रहा हूं जिसका बहस से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं आपको लगेगा कि उसी को देख के तुलसीदास जी ने इतने साल पहले लिख दिया था। आप सुन लीजिएगा। मारक सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या आरंभ दम रत जोई, ता कहू संत कहे सब कोई। उसी से पहले वाली लाइन है। ये काक भुसंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि कलयुग में ये सब क्या होगा। तो कलयुग में क्या होगा? जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है
झूठ बोलता है, आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको ऐसा कोई व्यक्ति लगता है जो इस तरह की बातें करता है। शिवाजी भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये जो बात एक प्रबल जी ने उठाई और वो एक बहुत बेसिक बात उठाई है। जो आरएसएस जिस तरह के एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर को पुश करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पुश उसी को करता है। क्योंकि मैं उसका एक उदाहरण दे दूं, अगर आप एक राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना, मैं बार बार इस बात को कई बार कह चुका हूं, जो ट्रस्ट बना वो एक अदालत के आदेश से सरकार ने ट्रस्ट बनाया। उस पूरे ट्रस्ट में अगर आप देखिए तो एक भी महिला नहीं है। इस देश में ये कैसे हो सकता है कि एक भी महिला नहीं है उस ट्रस्ट में? मतलब मुझे ये थोड़ा पचता नहीं है। उस ट्रस्ट में एक दलित को रखा गया, बाकी उस ट्रस्ट में 11 या 12 ब्राह्मण हैं। तो आप नहीं उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को आप कहीं ना कहीं पोषित कर रहे हैं, जो एक उस हायरार्की को आप धक्का दे रहे हैं। मैं अब इसके बाद जो आपसे अगली बात करना चाह रहा हूं कि ये केवल ये नहीं है। जो आरएसएस में अगर आप देखिए तो वो आरएसएस वाले अपने यहां राष्ट्रीय सेवक संघ हो गए पुरुषों के लिए। अब जो महिलाएं हैं वो क्या है? वो राष्ट्रीय सेविका संघ है। वो स्वयं सेविका नहीं है, वो सेविका रहेंगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं शिवाजी राय भाई साहब कि ये जब हम और आप जो मतलब एक एवरेज बुद्धि के हैं, एवरेज पढ़े लिखे हैं, ना संत है, ना महात्मा है, ना कोई ऐसे ज्ञानी है, हमको और आपको अगर ये दिखाई दे रहा है कि ये इनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति क्या है, तो क्या एक आम महिला जिसको ये कहते हैं सुबह से शाम तक और जिसके वोट ये कहते हैं कि हमें ज्यादा मिलते हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं ये भी समझना चाहता हूं। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि एक तो तय है कि आरएसएस श्रेष्ठता का संगठन है, मैंने श्रेष्ठ अपने को मानते हैं और नस्लीय श्रेष्ठता का सवाल है आरएसएस का। तो नस्लीय श्रेष्ठता का सवाल खड़ा हो रहा है तो कोई वैचारिक सवाल नहीं है। वो तो दुनिया में भारत में ही जो हमारे तमाम ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें देव संस्कृति जो है वो संस्कृति ही जो है नस्लीय श्रेष्ठता का सवाल है। और आर्य संस्कृति जो कही गई है, तो आर्य मतलब ही होता है, संस्कृत का शब्द है उच्च आचरण करने वाला, मैंने वो आर्य मैंने उच्च आचरण करने वाला, श्रेष्ठ माना गया है। तो हिंदुत्व कोई नई चीज है नहीं है। आर्य जो है मैंने हम श्रेष्ठ हैं, ये नस्लीय मामला पूरे दुनिया में है। जैसे अंग्रेजों ने कहा कि हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, अंग्रेजों ने कहा। हिटलर ने कहा मैं श्रेष्ठ नस्ल का हूं, मुसोलिनी ने कहा हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं। तो ये फांसीवादी चरित्र है पूरा आरएसएस का, जो नस्लीय श्रेष्ठता का सवाल खड़ा करता है। जब नस्लीय श्रेष्ठता का सवाल आएगा तो बाकी जो लोग होंगे, अन्य संस्कृतियों के लोग होंगे, वो पूरा का पूरा निम्न कैटेगरी के माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए भारत में जो झगड़ा है, तमाम जो संस्कृतियों का झगड़ा है, उसमें नस्ली झगड़े हैं, जिसमें आरएसएस, जिसको हमारे अभी प्रबल भाई ने कहा कि वो जो चित्पावन ब्राह्मण है, मतलब है कि वो उच्च नस्ल के लोग हैं, अपने को मानते हैं। और आपको महाराष्ट्र के इर्द गिर्द मिलेंगे, नागपुर के आसपास मिलेंगे आपको। तो वो नस्ल जो मिलती है, जो वैचारिक मामला नहीं है कि विचार से बहुत मजबूत है। और सावरकर कहते भी नहीं है कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहते हो कि हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। वो जो हिंदुत्व उनका नस्ली मामला अलग है। तो असली मामला जब कहते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक संस्कृति एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। और जब एक संस्कृति एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो आर्यन सोसाइटी की एक जो राष्ट्रीयता है वो अलग है। इसलिए कहते हैं कि दूसरे नस्ल के लोग मेरे साथ नहीं रह सकते। यह स्वीकारता समाज में बनी रही हमेशा से। नया तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी में जब उन्होंने देख लिया कि अब वोट के आधार पर वोटिंग राइट जब मिल गया, आम जनता को मिल गया, जो नागरिक अधिकार संविधान में मिल गया, और उन्होंने लगातार अंग्रेजों से पैरवी किया कि अभी देश को आजाद करने की आवश्यकता नहीं। गोलवलकर चिट्ठी लिखते हैं कि अभी आजाद करने की आवश्यकता नहीं, मेरी स्थिति अभी देश पर सरकार चलाने की नहीं है, मैंने हम सत्ता में आने की नहीं है। तो ये साफ है कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो बात गोलवलकर कह रहे हैं। वो गोलवलकर कह रहे हैं इस बात को। ये पूरा नस्ली मामला है। इसलिए आरएसएस जो है
देश में सामाजिक विभाजन कराएगी ही, और सामाजिक विभाजन नहीं कराएगी केवल, वो देश का विभाजन कराएगी। आरएसएस से चाहती, निश्चित रूप से चाहती है। तो हम उसे उधर नहीं जाते हैं। अब इधर हम आ रहे हैं जब बातें कि जब देश में लोकतंत्र है और किसी भी विषय पर खुली बहस होगी। हमारे जो भाई साहब ने कहा कि बिहार में मुद्दा नहीं छेड़ना चाहिए। आज बड़ा सवाल महंगाई का है, आज बड़ा सवाल बेरोजगारी का है, आज महिलाओं का बड़ा सवाल है। जो महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, महिलाओं का अधिकार क्या है। और सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही ब्राह्मण कल्चर का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ब्राह्मण कल्चर का है, उनका कल्चर ही ब्राह्मण है। एक भी वो दलितों के हित में कानून नहीं पास कर सकते, उनकी हैसियत नहीं है। आरएसएस जो है एक कानून नहीं बनाने देगी उनको, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो मौन दर्शक बना हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर बहस करे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मंदिर के सवाल पर उसने सीधे कानूनी फैसला नहीं किया। उन्होंने फैसला जो किया वो संपूर्ण न्याय के तहत फैसला किया, और कानूनी फैसला नहीं किया उन्होंने। संपूर्ण न्याय में भावना देख लिया उन्होंने। अरे भाई, भावना से देश कब तक चलेगा। दुनिया आगे जा रही है, समाज आगे जाएगा, तो हम उनके भावना के चक्कर में हम अपने अधिकार को मार देंगे, यानी नागरिक अधिकार खत्म कर दिया जाएगा क्या। तो भावना चलेगा नहीं। ये भावना का पूरा पूरा दोहन करते हैं और समाज उससे थोड़ा आगे बढ़ा है। महिलाओं का हक, अब आगे आते हैं महिलाओं के सवाल पर। महिलाओं को कौन सा राइट्स मिला हुआ है आज की तारीख में देश में, वो बता दे। तो अभी एनआरसी हो जाए तो महिलाएं सबूत नहीं दे पाएंगी। अभी सीए कानून में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है, संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। भारतीय कल्चर में तो महिलाएं ससुराल जाती हैं। ये बर्दाश्त किसी को है कि लड़का ससुराल चला जाए। ये मातृसत्ता और पितृसत्ता का सवाल है। तो पितृसत्ता भी कायम है, और आरएसएस कंप्लीट पितृदेश की बात करती है। आरएसएस जो है पितृदेश की बात करती है, आरएसएस मातृदेश की बात नहीं करती है। और जो मातृदेश की बात नहीं करेगा वो महिला का आदर कैसे कर सकता है। महिला उसमें आ ही नहीं सकती है। ये असली बीच अंदर का सवाल है कि जो पितृदेश की बात करेगा तो ये पितृदेश है। पितृदेश में महिलाओं का अधिकार हो ही नहीं सकता है। ये आरएसएस कह रही है इस बात को। और इस देश में आदिवासी कल्चर है, वो मातृदेश है। तो मातृदेश और पितृदेश की लड़ाई में महिलाओं को तो मरना है, क्योंकि महिलाएं भी तो उसी में फंस गई है ना आकर के। जिसे यहाँ पर राइट्स, वोटिंग राइट्स मिल गया। दुनिया में महिलाओं का झगड़ा हुआ, बहुत महिलाएं लड़ी हैं। संपत्ति के सवाल पर लड़ी हैं, वोटिंग राइट्स के सवाल पर लड़ी हैं, तमाम अधिकारों के सवाल पर लड़ी हैं। लेकिन भारत में भी महिलाएं लड़ाई नहीं लड़ी हैं। अभी बहुत छोटी आबादी महिलाओं की लड़ने की है। और भाजपा के अंदर तो महिलाएं है ही नहीं, कोई राइट्स ही नहीं है महिलाओं का। प्रतीकात्मक कोई महिला राष्ट्रपति हो जाएगी, उससे लड़ाई नहीं हो जाती है कि वो एक राष्ट्रपति महिला हुई तो वो लड़ाई हो गई और महिलाओं का हक मिल गया। एक दलित महिला राष्ट्रपति हो जाए तो उसे हक मिल गया उसका, उससे हक नहीं मिलता है। उदाहरण से काम नहीं चलता है। इतने बड़े लोकतंत्र में उदाहरण से कि एक महिला राष्ट्रपति हो जाए, एक महिला प्रधानमंत्री हो जाए। अरे बहुसंख्यक महिलाओं की भागीदारी है क्या। पार्लियामेंट में कितनी % महिलाएं हैं, यूपी असेंबली में कितनी % महिलाएं हैं। आज भी महिलाएं जो प्रधानपति हैं और जिला पंचायत पति हैं, वो महिलाएं मीटिंग में नहीं जा पाती हैं, उनको राइट्स नहीं मिला हुआ है। तो आरएसएस जो है पितृदेश का जो है प्रतिनिधित्व करता है या लीडरशिप करने की बात करता है, तो महिलाओं को राइट्स नहीं मिलेगा। महिलाओं के राइट्स के लिए जरूरी है निरपेक्ष देश की बात होनी चाहिए। जब निरपेक्ष देश की बात होगी तो महिला पुरुष दोनों को राइट्स मिलेगा। निरपेक्ष देश की बात होगी सबको बराबर अधिकार मिलेगा। वो दलित होगा, पिछड़ा होगा, सवर्ण होगा, अवर्ण होगा, अल्पसंख्यक होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, बौद्धिस्ट, जो भी होगा, बराबर राइट्स मिलेंगे और संविधान तब चल पाएगा और डेमोक्रेसी तब आगे बढ़ेगी। ये आरएसएस कंप्लीट डेमोक्रेसी खिलाफ है। हमारे जो प्रबल भाई ने कहा है और हमने चर्चा किया कि रामायण की चौपाई की तो चर्चा हो रही है, लेकिन अखबार में मैं खबर सवेरे देखा तो बंच ऑफ थॉट की बात कहा उन्होंने मनुस्मृति की बात कहा उन्होंने। तो क्या बंच ऑफ थॉट पर आरएसएस बहस कराएगी? नहीं कराएगी। क्या वो भाजपा बहस कराएगी बंच ऑफ थॉट पर? वो नहीं कराएगी, कतई नहीं कराएगी। वो मनुस्मृति बहस कराएगी? कतई नहीं मनुष्य बहस कराएगी। वो मनुस्मृति जब जला देते हैं थोड़ा सा रिएक्शन देकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति जो है निश्चित रूप से नुकसानदायक है दूसरे वर्गों के लिए और उनके लिए भी नुकसानदायक है।
मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि प्रबल भाई से कहूंगा और मैंने शाहिद भाई से भी कहूंगा, और एक बार पढ़ लेना चाहिए उसको, क्या खाने के लिए लिखा हुआ है, क्या पीने के, और उससे अगर है कि हमारे यहाँ किताब है, वो भागवत गरुड़ पुराण है, उसको पढ़ लेना चाहिए। इनमें पढ़ लीजिए, उन किताबों को फिर छुएंगे नहीं, आज बहस बंद हो जाएगी। इसलिए वो पढ़ने नहीं देना चाहते और झगड़ा कराते रहते हैं। तो खुली बहस होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। इसमें जीभ काटने का सवाल कहां से आ गया कि ठेका देंगे जीभ काटने का? अरे अजीब हाल है भाई, जीभ उसकी है, ठेका आप देंगे। वो देश का नागरिक है, लगता है सारे नागरिक अधिकार आप ही लेकर बैठे हुए हैं कि हाथ काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, मुंह काट लेंगे। अरे इसलिए यह लोकतंत्र को और मजबूत होना जरूरी था, और फांसीवादी शक्ति जब कब्जा कर लिया, लोकतंत्र मरने लगा है। इसीलिए महंगाई पर बात नहीं होगी। आज किस पर बहस हो रही है? आप भी जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी में सत्ता के खिलाफ बात होती है, सत्ता पर सवाल खड़ा होता है, प्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा होता है। आज जो है नागरिक अधिकार छीन लिया है, विपक्ष पर बहस हो रही है, विपक्ष है कि नहीं है, कमजोर है। अरे 2 एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्लियामेंट में तो कभी नहीं कहा गया कि जो है विपक्ष बहुत कमजोर है। 416 एमपी राजीव गांधी के जमाने में जीत करके आए थे। आज 303 303 पर इनका बहस इतना तेज हो गई है क्या? इतना बड़ा मजबूत सरकार नहीं है। और मोदी जी 2014 के बाद कितने राज्यों में सरकार जीते हैं? आपने अभी कहा कि वो राष्ट्रपति शासन लगाया उत्तरांचल में, गोवा की सरकार गिराया, मध्य कितने राज्यों में सरकार जीते हैं उन्होंने? ये जो मीडिया जो हाइप की हुई है। ठीक जी, मैं शिवाजी भाई साहब, मैं जरा शायद भाई साहब से ले लूं। मेरे एक दर्शक ने बहुत जी एक सेकंड पूरा कर दे, खत्म करिए। ये मीडिया जो हाइप है, जो देश की जो गोदी मीडिया का मैं कारपोरेट मीडिया कहता हूं उसको, उसके पास भी कोई मुद्दा नहीं है। उसको यही मुद्दा मुफीद लगता है, किसी पर काम चला लिया जाए, और 3 पेज का विज्ञापन अभी बड़े अखबार में मिल जाएगा। हिंदुस्तान में 3 पेज का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी 4 पेज का हिंदुस्तान में है। तो उनको अखबार चलाने की जरूरत क्या है? सरकारी पैसा उनको मिल जा रहा है विज्ञापन के रूप में, बड़े अखबार को और बड़े जो है वो टीवी वालों को। तो इसलिए वो उनको हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी किताब हो देश में, वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है। इसलिए जिसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा कहेगा, जिसको बुरा लगेगा उसको बुरा कहेगा। आपने किताब लिखी हे राम से जय श्री राम, तो जिसको अच्छा लगा वो अच्छा कहेगा, जिसको खराब कहेगा। इसमें किसी को गाली देने की जरूरत है कि नहीं है? तो किताब सबको अच्छा नहीं लगती है, एक बात सबको अच्छी नहीं लगती है। और भारत तो ऐसा देश है कि दोनों पक्षों को बराबर जगह मिलती है। भारत ऐसा देश है और मिलना चाहिए। जी ठीक है,